मायके की दहलीज। शादी के बाद नताशा अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। नताशा के सास ससुर नताशा में और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं करते थे, पर नताशा को अपनी ननद से हमेशा कोई ना कोई शिकायत रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे नताशा बहू, रूही बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? ज़रा 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। सुशीला की आवाज़ सुनकर रूही और नताशा दोनों बाहर आती हैं, जहाँ सुशीला उन दोनों को कपड़े दिखाती हुए कहती है, आज मैं ना तारा बहन के साथ दुकान पर गई थी, तो मैंने सोचा तुम दोनों के लिए भी कपड़े खरीद लूँ। नताशा बहू, मैंने ये तेरे लिए साड़ी ली है, और रूही बेटा, तुझे कुर्ता और जीन्स पहनना पसंद है ना? तो तेरे लिए कुर्ता और जीन्स लेकर आई हूँ। माँ, आप कितनी अच्छी हो, सच में आपको हमारा कितना ख्याल रहता है। आप हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को हमेशा याद रखती हो, और हमारी पसंद को तो आप ऐसे भाप लेती हो जैसे हमारी पसंद ही आपकी पसंद है। बेटा, मैं एक माँ हूँ, अगर मुझे पता नहीं होगा मेरे बच्चों को क्या पसंद है तो किसे पता होगा? माँ जी, साड़ी तो सच में बहुत अच्छी है, पर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरा भी ना रूही दीदी की तरह जीन्स और कुर्ता पहनने का दिल कर रहा है। शादी से पहले तो मैं हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही घूमती थी, पर जब से शादी हुई है तब से तो मैंने सूट डालना भी छोड़ दिया है। बहू, अगर तुझे साड़ी पहनना नहीं पसंद तो तू मत पहना कर। तुझे किसी और के लिए अपनी पसंद बदलने की ज़रूरत नहीं है। रूही बेटा, एक काम कर, तू ये कपड़े ना अपनी भाभी को दे दे, और तेरे पास एक भी साड़ी नहीं है ना, तो ये साड़ी तू अपने पास रख ले। कभी कभी तुझे भी तो फंक्शन में जाना होता है, तब तेरे पास साड़ी नहीं रहती। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, वैसे भी मेरे कपड़ों से महंगे तो भाभी के कपड़े हैं। और मुझे तो महंगे कपड़े ही पसंद है। रूही बिना कोई शिकायत करे अपनी भाभी से अपने कपड़े बदल लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नताशा के घर पर नताशा की मौसी सास आती है। रूही को देखकर अपनी बहन सुशीला से कहती है, अरे जीजी, अपनी रूही बिटिया शायद अब 25 साल की हो गई ना, अब इसके भी हाथ पीले कर दो। अरे कमला, कैसी बात कर रही है? 25 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। अभी तो रूही पढ़ाई कर रही है। शादी के नाम से वो ऐसे ही चिढ़ जाती है, उसके सामने फिर मत कह देना। अरे जीजी, कैसी बात कर रही हो? भला बिटिया कभी शादी के लिए राज़ी हुई है क्या? उन्हें तो मनाना पड़ता है, उम्र हो गई है। क्यों बहुरिया, सही कह रही हूँ ना मैं? अपनी ननद के हाथ पीले नहीं करने तुझे। अब बिल्कुल सही कह रही हैं मौसी जी, पर इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, शादी तो रूही दीदी को करनी है ना। अरे तुम दोनों सास बहू एक जैसी हो, हमेशा इसी तरह से भली बनी बैठी रहना। जवान लड़की है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। समय पर शादी हो जाए तो ही अच्छा होता है। और बहुरिया, तेरी शादी भी तो 25 साल में हो गई थी। तू नहीं चाहती क्या कि तेरी ननद की शादी हो जाए? अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हो मौसी जी? भला मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि मेरी ननद की शादी हो? मैं तो चाहती हूँ कि इसी साल मेरी ननद की शादी हो जाए। क्या कमला, तू भी ना बेकार की बातें लेकर बैठ गई है। मेहमान बनकर आई है तो मेहमान की तरह रह। रूही तेरी बातें सुनेगी ना तो फिर तुझसे नाराज़ हो जाएगी। बहू, तुम जाकर मौसी के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करो। इस तरह से सुशीला नताशा को काम पर लगा देती है, पर नताशा भी अब अपनी ननद की शादी के बारे में सोचने लगती है। पर रूही आगे और पढ़ना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए मना कर देती है, और घर वाले भी रूही की हाँ में हाँ भर देते हैं और उसके लिए लड़के देखना बंद कर देते हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन नताशा की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती है, जहां नताशा की सहेलियां रूही को देखकर अकेले में नताशा से कहती हैं, नताशा, ये तेरी ननद है क्या? अब तक शादी नहीं हुई इसकी? अरे नहीं ना, वो मेरी ननद अभी पढ़ाई कर रही है ना, पता नहीं उसे और कितना पढ़ना है। कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, पर फिर भी महारानी जी को शादी नहीं करनी। सच में नताशा, तो कितनी बेवकूफ़ है। तूने कभी सोचा नहीं कि तेरी ननद शादी क्यों नहीं करना चाहती? अरे ये ननदें ना बड़ी चालाक होती हैं, सोचती है अपने भाई के हिस्से में भी हिस्सा ले ले, इसलिए तो शादी नहीं कर रही, क्योंकि वो जानती है ना, शादी करके चली गई तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इनको ना सब कुछ चाहिए। पर तू बेवकूफ़ मत बन, अपने घर वालों को समझा कि तेरी ननद की उम्र निकलती जा रही है और अब जल्दी से उसके हाथ पीले कर दे, वरना तेरे हाथों से सब निकल जाएगा।
इस तरह से नताशा की सहेलियां उसे उसकी ननद के खिलाफ भड़का कर चली जाती हैं। इसके बाद नताशा घर में रूही की शादी के लिए बात करती है। विशाल, आप रूही की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? माँ जी से बोलिए ना रूही की शादी करे। सबकी ननद की शादी हो गई है, बस मेरी ही ननद कंवारी बैठी है। अरे लड़की जाते है, हाथ से निकल गई तो लड़का नहीं मिलेगा। नताशा, तुम्हें हो क्या गया है? आज से पहले तो तुमने इस तरह से कभी बातें नहीं करी। आज तुम किस तरह से बात कर रही हो? किस तरह से बात कर रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ। मौसी जी ने एक लड़का देखा, आपकी बहन ने मना कर दिया। उसके बाद घर वालों ने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। आपने कभी सोचा है? अगर माँ जी और ससुर जी को कुछ हो गया तो आपकी बहन की जिम्मेदारी हमारे सर पर आ जाएगी। नताशा, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। और रही मेरी बहन की बात, तो वो अभी पढ़ना चाहती है, और मेरी बहन जब तक पढ़ना चाहती है वो पढ़ेगी। तुम होती कौन हो उसकी पढ़ाई को रोकने वाली? उसकी शादी तभी होगी जब वो चाहेगी। इतना बोलकर विशाल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नताशा अपनी सास से रूही की शादी की बात करती है, पर उसकी सास भी शादी से मना कर देती है। समय यूं ही गुजरता है, पर घर वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस वजह से खुद अपनी ननद के लिए वो एक रिश्ता देखती है और बिना घर में किसी को बताए लड़के वालों को बुला लेती है। आइए आइए, आप लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? इसे अपना ही घर समझिए, आराम से बैठिए। अरे बहू, रिश्ता जोड़ने के बाद तो ये घर भी हमारा ही हो जाएगा। वैसे हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारा लड़का बहुत बिजी रहता है। तुम जल्दी से अपनी ननद को बुला लो ताकि हम रिश्ता पक्का करके जा सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी अपनी ननद को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर नताशा अपनी ननद को लेने जाने लगती है। तभी वहाँ पर सुशीला और रूही आ जाते हैं। लड़के वालों को देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं। नताशा बहू, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? माँ जी, ये लड़के वाले हैं, रूही को देखने आए। आप लोगों को चिंता नहीं है रूही दीदी की, पर मुझे अपनी ननद की बहुत चिंता है। हाँ, बस कीजिए भाभी, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने कह दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो आपने किससे पूछकर इन लड़के वालों को यहाँ बुलाया? और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। अरे नताशा बहू, हमने तो तुम्हें अपनी बहू की तरह समझा और तुम्हारी बातों पर विश्वास किया, पर तुमने तो हमें यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती करवा दी। जब तुम्हारी ननद को शादी नहीं करनी थी तो हमें बुलाया क्यों? चलो बेटा यहाँ से, हम अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकते। इस तरह से लड़के वाले नताशा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं और रूही भी अपनी भाभी की इस हरकत से नाराज़ हो जाती है। सुशीला भी अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है, जिस पर नताशा भी अपने घर वालों से नाराज़ हो जाती है और गुस्से में कहती है, माँ जी, आपने ना आज अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, लड़के वालों को दरवाजे से भेजकर। आप भूलिए मत, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। अब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकती, और मैं आपकी बेटी को ज़्यादा दिनों तक झेल नहीं सकती। अगर एक बार उम्र निकल गई ना तो शादी भी नहीं होगी। बस बहुत हो गया भाभी, बहुत बोल दिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाली कौन होती हैं आप? आज पहली बार रूही और सुशीला नताशा को खरी खोटी सुनाते हैं, जो नताशा से बर्दाश्त नहीं होता, और वो गुस्से में अपना घर छोड़कर मायके चली जाती है। जब नताशा के पिता को पता चलता है कि किस वजह से नताशा अपना ससुराल छोड़कर मायके आई है, तो उसके पिता भी नताशा पर नाराज़ होते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। नताशा बेटा, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। अगर तुझे ये लगता है कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, तो तू यहाँ क्या करने आई है? तेरी शादी होने के बाद हमारा भी तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए तू अपने ससुराल वापस जा। हम तुझे पूरी ज़िंदगी नहीं संभाल सकते। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो कभी नहीं दिए थे। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए, इससे बेहतर है कि तू अभी अपने ससुराल चली जा और अपनी गलती की माफ़ी अपने घर वालों से मांग। अपने पिता की बात सुनने के बाद नताशा को रियलाइज़ होता है कि लोगों की बातों में आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, जिसके बाद नताशा अपने ससुराल वापस जाती है और अपनी इस गलती के लिए पूरे घर वालों से माफ़ी मांगती है।